बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत अपने नंबर्स पूरे करने में कामयाब रही। जॉइंट सेशन से अहम कवानीन पास करवा लिए गए और वज़ीर आज़म साहब ने कौम को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा है कि मफाद आमा के कवानीन हैं। अपोजिशन सरापा एहतजाज रही, वॉकआउट किया और उससे पहले के जो हालात थे यूँ लग रहा था कि शायद हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। उनके इत्तेहादी नाराज़ हैं और उनके अपने लोग भी नाराज़ हैं। अपोजिशन ये दावे भी करती रही, लेकिन जॉइंट सेशन में हमने देखा कि ये तमाम दावे गलत साबित हो गए। तो ये जो अपोजिशन को थोड़ी सी चीज़ें नज़र आती हैं जिस पर वो पुरएतमाद हो जाती है, आखिर फिर रातों रात ऐसा क्या होता है कि इत्तेहादी भी राज़ी हो जाते हैं, नंबर्स भी पूरे हो जाते हैं और हुकूमत एक बार फिर हमें पार्लियामान के अंदर कामयाब होती हुई नज़र आई है। इसकी वजूहात पे कुछ बात करेंगे। इसके अलावा राना शमीम साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, जीबी के चीफ जज, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात सामने आए हैं बहुत संगीन हैं, बहुत अहम हैं। अगर अदलिया उसको नोटिस नहीं लेती तो क्या अपोजिशन अदलिया के पास खुद जाएगी, रुजू करेगी और इस मामले का क्या नतीजा निकलेगा और इसको कैसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान में बार बार ऐसे इल्ज़ामात सामने आते हैं। मरहूम जज अरशद मलिक साहब का वीडियो बयान भी ऐसे ही ज़ेर बहस आया था। उसके बाद हमने देखा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से भी ऐसा ही एक बयान हल्फी सामने आया था और एक और बयान हल्फी अब सामने आया है। तो आखिर ये सारा मामला किस तरफ को जाएगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो आखिरी सवाल है वो यही है कि क्या अपोजिशन इकट्ठे होगी, पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापस आएगी और अपोजिशन की तहरीक में आखिर कितना दम है और कब हुकूमत ऐसे दबाव में आएगी कि वो अपनी कारकर्दगी पर नज़रसानी करे और महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दामात कर सके। ये तमाम चीज़ें हम सामने रखेंगे जी। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू अब्बास साहब हमें ज्वाइन इन करने के लिए। सबसे पहले तो जो हुकूमत चाहती थी वो हो गया पार्लियामान के अंदर। आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नज़र आए, कॉन्फिडेंट भी नज़र आए, क्या हुआ? जो बिल पास होते हैं अददी बरतरी से होते हैं, हुकूमत के पास अददी बरतरी होती है। इस दफ़ा उनको मुश्किल थी कि अददी बरतरी नहीं थी, लेकिन फिर राज़ी किए गए। जो इत्तेहादी थे वो भी राज़ी हुए, अपने मेंबरान भी राज़ी हुए, टेलीफोन कॉलें भी आई तो अल्लाह का करम हुआ तो काम चल गया। आपने दावा किया था कि पहले अपोजिशन वालों को कॉलें आती थी, इस दफ़ा हुकूमत वालों को? जी, इस दफ़ा हुकूमत वालों को कॉलें आई हैं। तो आप समझते हैं कि ये दावा दुरुस्त था? आपके साथ भी लोग राब्ते में थे, मैंने राना सनाउल्लाह साहब को मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे सुना। हमें बहुत से लोगों ने बताया कि हम नहीं आना चाहते थे लेकिन मजबूरी के तहत आए। ये मजबूरी अगर ऐसे कंटिन्यू रहेगी और ये मसलियत हो, मजबूरी कह लीजिए, ज़बरदस्ती कह दीजिए, जबरी कह दीजिए, लेकिन फिर इसका मतलब तो ये कि ये निज़ाम तो फिर ऐसे ही चलेगा। निज़ाम चल नहीं रहा ना, ऐसे ही हमने चलाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन अब वक्त ने साबित कर दिया कि चीज़ें चलती नहीं हैं। आज मुल्क के हालात देख लें, आपका मईशत कहाँ पर है, अदल का निज़ाम कहाँ पर है, मीडिया की क्या हालत है, अवाम की क्या हालत है। तो जब भी आप मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा तो फिर यही होगा जो आज मुल्क में हो रहा है। तो यही हम बात पहले दिन से कर रहे हैं और यही पीडीएम भी कर रही है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें। जब तक ये नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वन पेज पे बड़ी बात हो रही थी और काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो सियासी हालात पे निगाह रखते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स, आप लोग कह रहे थे कि अब वो सफ़ा है नहीं अपनी जगह पर। अब लगता है वो सफ़ा तो उसी तरह से, उसी मजबूती के साथ, उसी तरह जुड़ा हुआ है। आपको भी यही लगा? देखिए, जो वन पेज होता है सियासत में वो आइन का पेज होता है। बाकी आप जो भी वन पेज आप करते हैं वो कभी भी मुल्क के मुफाद में उनका असर नहीं होता। हमने बहुत से वन पेज माजी में आजमाए हैं। एक दफ़ा आइन के वन पेज को आजमा के देख लें कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, फिर आप आगे बढ़ेंगे। सही। अच्छा, जो कानून साजी हुई है अभी आज फ़रोग नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मफाद आमा के ये बिल थे और अपोजिशन ने ये पढ़े नहीं हैं और उसके बगैर चैलेंज करने का सोच लिया। आप उनके इस कमेंट पे कुछ कहेंगे कि वाकई उन्होंने कहा हमको हसासियत का नहीं पता? शुक्र है उन्होंने पढ़ लिए हैं, यही बहुत है हमारे लिए। उन्होंने ड्राफ्ट किए होंगे ना सर, वो तो जी, जो वो ड्राफ्ट करते हुए मैंने देखे हुए ड्राफ्ट, सारे ड्राफ्ट किए थे, फिर तरमीम क्यों किए बगैर इजाज़त लिए? ना इस जॉइंट सेटिंग में प्रोसीजर फॉलो हुआ, ना वो बिल जो आए थे वो मंजूर हुए, पता नहीं खुद ही तरमीम करते रहे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि मफाद आमा के जो बिल होते हैं उन पर बहस से इनकार क्यों है? फिर कमेटी में लाएं, बहस करें, उसको बेहतर बनाएं, उसके बाद बिल मंजूर करें। आप जब इस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे तो हमेशा नुकसान होता है मुल्क का। कैसे नुकसान होगा? अब एक चीज़ जो कानून का हिस्सा बन गई, आप लोगों ने कहा आप चैलेंज करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? अदालत जा सकते हैं, कल बदल देंगे, नई हुकूमत आ गई फिर बदल देगी। मकसद क्या? हल नहीं ना हुआ ना। इसीलिए जो कानून होते हैं, ख़ास तौर पर जिनके बड़े वसी और दूरदस्त असरात हों, वो हमेशा कंसेंसस से मुतफ़िका तौर पर पास की जाते हैं। जैसे आपका ये इंतखाबी इस्लाहात समझ लें, उनका बिल है, नैब के बिल हैं, आपकी स्टेट बैंक के बिल हैं। ये चीज़ें बड़े दूर रस नताइज की हामिल होती हैं और इनको हर रोज़ बदलना नहीं चाहिए। तो अगर आप आज बिल पास कर लेंगे इत्तेफाक के बगैर तो फिर मसला कल ख़राब होगा। ईवीएम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? दुनिया में कुछ ममालिक में ज़ाहिर अभी भी ये इस्तेमाल हो रही है, कुछ इसको इस्तेमाल करके छोड़ चुके हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात में टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हम ज़ाहिर है पीछे हैं दुनिया से काफ़ी, हमारे यहाँ हर टेक्नोलॉजी लेट आती है, अगर कर लें इस्तेमाल तो आपको लगता है कि वाकई में धांधली जो हुकूमत सोच रही है कि ख़त्म हो सकती है? आप कहते हैं धांधली के सबूत भी ख़त्म हो सकते हैं, तो क्या होगा? ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी ही इम्प्लीमेंट करनी है तो मौजूदा टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करें और उसको टेस्ट किया जाता है। इलेक्शन 5 साल में या जब भी हो वो एक दफ़ा होता है, एक दिन में होता है और उसकी 100% उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। 99% परफॉर्मेंस काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो निज़ाम जो है, तो इसका एक ही मकसद है कि इलेक्शन की चोरी में सहूलत हो। और जहाँ पर भी जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हो, जैसे हमारा मुल्क है, हर इलेक्शन चोरी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, कोई इलेक्शन नहीं है जो फेयर रहा हो। तो उसमें आपको हमेशा एतमाद हासिल करना पड़ता है अवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पूरे कम्युनिटी का, सोसाइटी का, कि भाई ये निज़ाम हमें काबिल कबूल है, फिर जाके इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप एक कानून बनाकर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कैसे, क्या होगा? क्या होगा? अदालत मौजूद है, अदालत बात समझेगी, वो नहीं समझेगी, क्योंकि ये इलेक्शन करवाना आईनी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, हुकूमत का नहीं है। तो अगर हुकूमत गलत भी कानून पास कर दे तो इलेक्शन कमीशन पे लाजिम नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट करे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको जो हक़ मिला, उस पर आपको क्या एतराज़ है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमेशा से वोट करने का हक़ है। ये तो उनके ऐसे ही एक धोखा दिया गया है कि आपको वोटिंग का हक़ दे रहे हैं। वोटिंग का हक़ हमेशा से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मौजूद है। ये तो जो निज़ाम बनाया गया है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ जी बस ये वोटिंग का निज़ाम है जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहाँ पे जाके वोट करेंगे? मैकेनिज़्म नहीं, मैकेनिज़्म कोई नहीं है। और फिर आपके तकरीबन 1 करोड़ लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा उन ममालिक में है जहाँ वोटिंग नहीं होती, वहाँ पर आप कैसे वोटिंग कराएंगे? ये तो मतलब एक धोखा दे। हर अमल इस हुकूमत का बदनीयती में मबनी होता है, ये तमाम भी वही बदनीयती है। लेकिन क्या ये चीज़ आपको थका रही है एज एन अपोजिशन लीडर? आपको लगता है कि जो अपोजिशन जमातों की अभी तक स्ट्रेटजी रही है, हुकूमत को जहाँ जो करवाना होता है वो हो जाता है, और आप लोगों की जो तहरीक है वो कभी बिल्कुल नीचे चली जाती है, कभी उसमें लगता है कि आप मुतहरक हो रहे हैं, तो यू थिंक कि ये शायद आपके एंड पे भी इनकन्सिस्टेंसी है कहीं ना कहीं? नहीं, हमारी इनकन्सिस्टेंसी की बात नहीं है। जो मुल्क होता है वो हुकूमत की अददी बरतरी पे चलता है। जब अददी बरतरी नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगी। अददी बरतरी के साथ एक ज़िम्मेदारी आती है कि आप वो काम करें जिनसे मुल्क का फ़ायदा हो, जो मुतनाज़ा ना हो। तो वहाँ पर इस हुकूमत का हर अमल, मैंने कहा, बदनीयती पर मबनी है और उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आज मुल्क की मईशत देख लें, मुल्क के हालात देख लें, अपोजिशन तो अपना काम करती है। आपने पार्लियामान को मफलूज कर दिया, पार्लियामान चलता नहीं है। आप देख लें कि जॉइंट सिटिंग के अंदर किसी बिल पे कोई डिबेट नहीं हो सकी, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया। वहाँ जो वोटिंग हुई वो भी जाली थी। हमने चैलेंज किया, हमने कहा जी गिनती कराएं। गिनती हुई, गलत थी, हमने गिनती की फ़र्क थी। उसका तरीका ये होता है डिवीजन कराया जाता है। जो हक में मेंबर एक तरफ जाते हैं, एक एक करके गिने जाते हैं, जो खिलाफ है वो एक तरफ जाते हैं, एक एक करके गिने जाते हैं। स्पीकर साहब
ने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट बाद मुकर गए। मैं खुद वहाँ खड़ा था, मैंने खुद उनको कहा, मैंने कहा स्पीकर साहब इस अपनी बेइज्जती ना कराएं, हमारी बेइज्जती ना कराएं, इस हाउस की बेइज्जती ना कराएं, इस वोट को मुतनाज़ा ना बनाएं, डिवीजन करा देना। उन्होंने 221 वोट मिले। हमारी जो गिनती थी जो सबसे ज़्यादा आई वो 216 थी। हमारे 3-4 मुख्तलिफ लोग गिन रहे थे, जो उससे कम 212 तक भी थी, फिर भी हुकूमत की बढ़तरी थी। तो आप डरते किस बात से हैं? इसलिए बड़े एक अजीब सा माहौल पार्लियामान का, सियासत का बना दिया गया है और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। आपको लगता है ये एक डेडलॉक है? मैं आपसे ये पूछूंगी कि जिस जगह पे रुक गए हैं दोनों तरफ, लगता है कि शायद कोई इंतहाई जो सोच होती है पीडीएम उसका मुजाहिरा कर रही है, हुकूमत की अपनी एक इंतहाई सोच है। इन एक्सट्रीम पोजीशंस में ब्रिज कौन कर सकता है, ये वो सवाल है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, जो आपने सारा सिनेरियो बताया है, इस सिनेरियो से मैं बार बार जब भी आपसे बात होती है यही पूछती हूँ कि इससे आगे निकलने का रास्ता है क्या? अभी हमें लगा था कि इत्तेहादी जो हैं वो भी कोई उसूल की सियासत शायद करने लगे हैं, लेकिन माजी की तरह साबित हुआ कि नहीं, वो उसूल की सियासत तो थी नहीं। उसूल की सियासत होती तो फिर तो आप किसी भी जबर के आगे खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। तो आगे का रास्ता अब है क्या? ये 2 साल आपको लगता है इंतज़ार ही होगा, इलेक्शंस ही होंगे तो ही आगे बात बढ़ेगी? नहीं, अब 2 साल इंतजार कर लें, 20 साल इंतजार कर लें, मुल्क का निज़ाम का क्या होगा? मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क की आवाम का क्या होगा? एक हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हर तरीके से नाकाम हो चुकी है, हर शख्स इस मुल्क में परेशान है। तो इत्तेहादियों को भी अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आती है। उन्होंने कोशिश की निकलने की, लेकिन नहीं निकलने दिया गया। तो जबर का, हर शख्स जबर का मुकाबला नहीं कर सकता, हर पार्टी नहीं कर सकती, उनकी मजबूरियां हैं। उन्होंने अपनी मजबूरी के सामने घुटने टेक दिए और नुकसान मुल्क का होगा। जब भी आप निज़ाम को गैर फितरी तौर से चलाते हैं, आइन से बाहर चलाते हैं, गैर जमहूरी असरात होते हैं, गैर आइनी असरात होते हैं सियासत पर, तो नुकसान हमेशा उस मुल्क की आवाम का होता है। मैं ये दुरुस्त कैसे होगा? मतलब ये तो डायग्नोसिस है ना कि दुरुस्त का रास्ता आइन है, या आइन को बदल दें या इसको कबूल कर लें। तीसरा रास्ता मेरी नज़र में तो नहीं है। हम ना बदलते हैं ना कबूल करते हैं। तो हाइब्रिड आपको लगता है किसी निज़ाम? हाइब्रिड तो फेल हो गया ना। हाइब्रिड की असरात जो है वो मुल्क के सामने है। हाइब्रिड ने आपको ये दिया है और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्री है कि मैं ये 50 साल हो गए बांग्लादेश बने हुए, इस साल हो जाएंगे 1 महीने के बाद। बांग्लादेश का आज पर कैपिटा इनकम है $2600 से ज़्यादा, हमारी है $1200। बांग्लादेश अलहदा क्यों हुआ था? हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है, हमारी तारीख में, हमारी किताबों में नहीं लिखा हुआ जी। बांग्लादेश दुनिया की वाहिद मिसाल है जहां एक मुल्क की अक्सरियत उस मुल्क की अक़लियत को छोड़कर चली गई, और एक इलेक्शन पर हम ये बातें भूल जाते हैं। कायद-ए-आज़म के साथियों में, कायद-ए-आज़म की सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल के रहने वाले लोगों का था, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का था। फिर क्या हुआ कि 24 साल के बाद वो छोड़कर चले गए? ये सवाल हमने कभी सोचा? और एक इलेक्शन की वजह से, जब एक इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ, मुल्क टूट गया। और हमने उससे आज तक कोई सबक नहीं सीखा, और हर इलेक्शन इस मुल्क का मुतनाज़ा ही रहा है। आप किसी मामले के ऊपर नून लीग जो है वो अदालत की तरफ जाएगी या आप लोग मुत्तहिद होकर जाएंगे? अदालतों के हालात आप खुद देख लें। जो राना शमीम साहब ने बात की है कि मुल्क का चीफ जस्टिस बैठकर बेल को रोक रहा है, इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहा है, वहाँ आप अदालत में जाकर क्या हासिल करेंगे? तो राना शमीम ने जो इल्ज़ामात लगाए उसको साबित करने का भी तो कोई मैकेनिज्म है ना इस मुल्क में, तो आप लोग क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते? आपने कहा कि हम चाहते हैं आज खुद नोटिस ले अदलिया, अगर आज खुद नोटिस नहीं आता फिर क्या आप लोग जाएंगे अदालत? जी, मैंने 11-12 साल अदालतों में गुजारे हैं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था,
हर किस्म के इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया, हर किस्म की हद तक की गई, तो उसका कोई जवाब दे ना। एक शख्स ने कसम उठाकर, आम आदमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो कहता है मैंने खुद ये बातें सुनी और देखी हैं, हलफ उठाया, कसम उठाई है। अब उसका पता तो करें ना। अगर आप इस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर को अकामे की फीस ना लेने पर फारिग कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट बनकर, जिसका कोई सबूत नहीं था, कंपनी खत्म हो चुकी थी, तो आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन बेनिफिशियरी तो आपकी जमात है ना, अगर ये सच साबित हो जाता है तो आपकी मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इस मुल्क का होगा, मुझे क्या बेनिफिट है? आपकी जमात को तो बेनिफिट क्या बेनिफिट है? मुझे क्या बेनिफिट है? मेरा ट्रायल हो रहा है, मुझे तो आपने कन्विक्ट कर दिया है। आप तो मुल्क के इलेक्शन पर असरअंदाज हुए, आपने तो मुल्क के निज़ाम को तबाह कर दिया। इसका जवाब दे ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान, या वो भी हरफनामा लिख कर दे दे। रजिस्ट्रार है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, टेलीफोन के रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये सबूत हैं। तो सुबह मोटो नोटिस आप बिल्डिंगों का ले सकते हैं, अस्पतालों का ले सकते हैं, अकामे की फीस का ले सकते हैं, इसका भी सुबह मोटो नोटिस ले लें। अगर नहीं लेते, उनकी जवाबदेही नहीं लेते तो फिर तारीख ऐसा बन जाएगा, फिर यही तमाशे लगे रहेंगे। कल कोई और चीफ जस्टिस भी मुदाखलत करेगा इलेक्शन में। आप रुजू नहीं करेंगे कि ये साबित किया? मेरा उससे ताल्लुक कोई नहीं है। नहीं, मतलब आपकी जमात, आपसे मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रुजू नहीं करेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से पार्टी बन के क्या करेगी? एक शख्स ने एक एफिडेविट दे दिया है, वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, आज पाकिस्तान के अवाम ने उसको देख लिया है। तो इम्तिहान इस मुल्क की अदलिया का है, जिन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा है। नहीं करेंगे, खुदा हाफिज। इलेक्शन कमीशन का इसमें आप क्या रोल देखते हैं? किसमें? इलेक्शन, आप कहते हैं ना कि ये साबित हुआ कि इलेक्शन चोरी किए गए, मुतासर किया गया जी, सारे इलेक्शन में कहा गया कि इस शख्स को, जो मुल्क का 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म है, जो एक पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी का रूए रवां है, आप उसे कहते हैं इसको इलेक्शन से पहले इसकी बेल नहीं होने देना। क्या मकसद हुआ? क्या आप इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं उसको बाहर रखकर? ये बड़े संजीदा और बड़े गहरे सवालात हैं, इनके जवाब किसी दिन तो आएंगे इस मुल्क में। आप कहते हैं आर्टिकल 6 लगाना चाहिए जो इलेक्शन चोरी करता है? बिल्कुल। कौन ये आपने इलेक्शन इस मुल्क में बेहतर करने हैं, इलेक्शन की चोरी को बचाना है, तो ये लिख दें। वैसे भी आइन को अगर आप पढ़ें, उसकी रूह को समझें, तो वो यही कहती है कि जो मुझे तोड़ेगा, जो आइन को तोड़ेगा, उस पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा। तो जो इलेक्शन में इंटरफियर करता है उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये अवाम का आईनी हक है जो आप सलब कर रहे हैं। लेकिन आप तो इसको आप एक्सप्लिसिटली जब लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हाँ इलेक्शन में इंटरफियर करने वाला, तो फिर शायद कोई खौफ खतर उससे पैदा हो जाए। अगर आपकी सारी बातों को एक लम्हे के लिए सच मान लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन सब बातों पे अमल करने का भी तो कोई तरीका आपके जहन में होगा, कहीं से कोई आगाज़ भी तो होगा, वरना तो ये ईवीएम हो गया, ईवीएम के तहत अगर इलेक्शन होंगे, आप लोग पहले क्या गए मुतनाज़े होंगे, फिर क्या होगा? वही होगा फिर जो पहले हुआ था। जब इलेक्शन इतने मुतनाज़ा होंगे कि अवाम की अपनी महसूस करेंगे कि हमारी राय चोरी हो रही है, फिर जो बंगाल के अवाम, वो लोग उस तरफ सोचेंगे कि या तो मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा। बुनियादी हक है वोट देना, अपनी मर्जी की हुकूमत लाना, पॉलिटिकल एसोसिएशन बुनियादी हकूक में है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को इस तरह से रिफ्यूज़ करेंगे तो ये अहमकाना सोच है। रिफ्यूज़ डिबेट करें ना, हमने कहा था पार्लिमानी कमेटी बनाएं, हमेशा पार्लिमानी कमेटी बनती है। अहमकाना सोच वो होती है जो ये समझे कि मैं अगले कुल हूँ और दूसरी बात को समझते नहीं है। 6 ममालिक में दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैं। मैं बताया 50 साल पुराना निज़ाम है, ख़त्म हो गया है, दुनिया बदल गई है। ये निज़ाम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में इस वक्त। DGISI फैज़ हमीद साहब, जिनका नाम आपकी जमात सबसे ज़्यादा लेती रही इस पिछले कुछ अरसे में, आज उनका अपने ओहदे पर, DGISI के ओहदे पर आखिरी रोज़ है, कल से नए DGISI आएंगे, और आपको लगता है कि इस तब्दीली से कोई तब्दीली आएगी? जो अगर हम DGISI पे निसार करते रहेंगे इस मुल्क में सियासी तब्दीली का, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। ये तो आप खुद आइन से नाराज कर रहे हैं कि DGISI आकर मुल्क के सियासी हालात बेहतर करेगा। नहीं, लेकिन अगर हमारी छुट्टी है, लेकिन अगर ये दुकान वगैरह खोल लें, ये काम छोड़ दें। अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि उनकी वजह से या उनकी सपोर्ट से पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा रही है, तो जाहिर है फिर उनकी गैर मौजूदगी का भी तो एक इम्पैक्ट होगा ना। भाई वो हमने नहीं कहा, वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है
कि मेरे पास वो आए थे और उन्होंने कहा कि जनाब मेरी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी, आप इनकी बेल ना होने दें। अभी कन्विक्शन हुई नहीं थी। मैं ये कह रहा हूँ, इस मुल्क के हकायक बड़े ही तल्ख हैं। मैं उन हकायक में जाने का मकसद कोई नहीं है। आप बार बार कहते हैं न्यूट्रल हो जाए, जो स्टेटस को है। नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रलिटी की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल होने की जरूरत नहीं है। क्या करें? आइन को पढ़ें, अपने आइनी हदूद में रहें। हर इदारे का, चाहे वो आइनी इदारा हो या कानूनी इदारा हो, उसका एक रोल है मुल्क के अंदर। लेकिन अगर हुकूमत का एक मातहत इदारा हुकूमत की मुश्किलात में उसको सपोर्ट करता है तो फिर वो मसला कैसे फिर बन जाता है? मुश्किलात आइन के अंदर रहकर, जब वो आइन से बाहर निकलेंगे फिर मामला ख़राब होता है। अच्छा, मतलब आइन, आप समझते हैं कि आइन के बगैर और कोई हल है नहीं? जी, जब आप इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे तो उसका हक आपको आइन तो नहीं देता ना। आइन तो आप आर्टिकल 6 की बात करता है। अब अगर हम अपोजिशन के किरदार की तरफ आएँ तो आपके और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं पार्लियामान के अंदर वो एक और सूरत है, पार्लियामान के बाहर वो एक और सूरत है, कहीं ना कहीं इल्ज़ाम तराशी भी है, अदम एतमाद भी एक दूसरे के बारे में। तो ये जो एतमाद की कमी वाली फ़िज़ा है, इसमें आपको लगता है पार्लियामान के अंदर तो अब आपको मतलब आपकी बात, आप तो हमेशा ये कहते हैं कि अदम एतमाद नहीं लाया जा सकता, शायद वो साबित हो गया एक बार फिर पार्लियामान। अदम एतमाद उस निज़ाम में जो गैर आइनी हो, आप कैसे एक आइनी अदम एतमाद करेंगे? ये मुझे समझा दें। आप फुटबॉल की पिच पर क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्रिकेट की पिच पर फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो हमारे मुल्क की भी यही हालत है। लेकिन सियासी मुबस्सरीन कह रहे हैं कि शायद आप लोग सोच रहे हैं सेनेट में अदम एतमाद लाने का। सोचना अच्छी बात है, मैं भी उसके हक में हूँ, सोचना चाहिए, लेकिन पहले निज़ाम तो दुरुस्त हो ना, पहले निज़ाम आइन के मुताबिक तो हो। जब इस हुकूमत के रहते हुए इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जब सब में सोच आ जाएगी। एक हुकूमत जब खुद गैर आइनी काम कर रही है, जहाँ अदलिया भी दबाव में है, जहाँ इंटेलिजेंस के इदारों का, फौज का असर है मुल्क की सियासत पर, आइन की परवाह किसी को है नहीं, तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? ये तो आप मुआवजे की बात नहीं, मुआवजे की बात नहीं होती। बहुत से सब मुल्कों में ये काम हुए हैं, तो आप उससे सबक हासिल कर लें, तारीख से सबक लिए जाते हैं। तहरीकों से होते ना। आप लोग अवामी तहरीक आपको लगता है चला पाए हैं या चला पाएंगे अगले कुछ अरसे में? जी, अवामी तहरीक के बहुत से मराहिल होते हैं। सबसे पहले जो अवामी तहरीक का पैगाम होता है उसकी कबूलियत की बात होती है। तो आज हर शख्स यही मुल्क में महसूस करता है कि मैं, अगर मेरी मुश्किलात जो हैं वो आज एक इलेक्शन की चोरी से हैं, एक आइन से नाराज़ में से हैं, ये बात आज इस मुल्क के अवाम ने कबूल कर ली है। अब जैसे PDM का इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा मुनफरिद इत्तेहाद है कि 8 जमातें हैं, पहले 10 थी, 8 जमातें हैं जो एक बात कर रही हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें। हर फिक्र हर सोच की जमात है। वो जमातें हैं जिनको हमने गद्दार कहकर उनके लीडर फांसी पर लटकाए, वो आज और वफाद की बात नहीं कर रहे, वो इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आपने ये मेजर कैसे किया? मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि क्या आवाम वाकई इस बयानिए को कबूल कर चुके हैं? PDM के पास ऐसा क्या तरीक़ाकार है, क्या पैमाना है जिस पे ये परखा गया है? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब, आपने कहा कि अवाम ये मान चुके हैं, कबूल कर चुके हैं कि इलेक्शन की चोरी से सारे मसाइल हैं, लेकिन सियासी मुबस्सरीन का ये कहना है कि शायद अवाम के जो मसाइल हैं ग्राउंड के ऊपर वो उसके मुआशी हालात से जुड़े हुए हैं, और ये फ़िलासफ़िकल हद तक तो ये बात आपकी दुरुस्त नज़र आती है, लेकिन शायद अमली तौर पर अवाम को समझ नहीं आ रही कि इस सारे निज़ाम से उसके ये मसाइल कैसे आप अलग करेंगे और हल कैसे करेंगे? जी, हमारी मुश्किल ये है कि हम अवाम को बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। आप निकले ज़रा बाहर, लोगों से पूछें, सर्वे कर लें। अवाम अपनी राय का इजहार इलेक्शन वाले दिन करते हैं, और अवाम अभी समझते हैं कि आप इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, उनका हक चोरी कर रहे हैं, और उस चोरी की सज़ा अवाम को महंगाई की सूरत में,
मुल्क की तबाही की सूरत में मिलती है। ये आज हर शख्स ये महसूस करता है। तो हम अवाम को हमेशा जो मुल्क ये समझें कि अवाम की राय का कोई मकसद नहीं है, उनको पता नहीं है वो क्या चाहते हैं, और हम चंद लोग बंद कमरों में बैठकर अवाम की तकदीर के फैसले कर लें, उन मुल्कों को वही हशर होता है जो आज हमारा हुआ है। आपने कहा इक़्तिदार नहीं महंगाई का खात्मा चाहता है, खुद वज़ीर आज़म ने, आपको पता है कि महंगाई एक बार जो बढ़ गई चीज़ें वो वापस तो नहीं हो सकती, और अब आप ये भी नहीं कहते कि हमने हुकूमत को घर भेजना है, तो आखिर चाहते क्या है? रुक तो सकती है ना, हालात बेहतर तो हो सकते हैं ना, मामला बेहतरी की तरफ तो जा सकता है ना। यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद का खात्मा हो गया। मुझे कोई ये समझा दे ना, वज़ीर आज़म साहब के पास तो हर किस्म का झूठ मौजूद है, कहते हैं दुनिया में महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में महंगाई होगी, तो क्या बात है। मेरी उनसे गुजारिश है कि दुनिया की महंगाई ज़रा देख लें और अपनी देख लें। दुनिया की महंगाई की शरह 1%, 1.5%। हिंदुस्तान में फूड इन्फ्लेशन 1% है, पाकिस्तान में 22% तक गई है। डबल डिजिट में हम जा रहे हैं जी। मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देख लें। तो ये जब आप अपने ये बातों में खुद अपने झूठ को खुद यकीन करना शुरू कर दें तो फिर आप हकीकत से दूर हो जाते हैं। एक तासुर ये भी है कि शायद इन हालात में आप लोगों के पास भी हल करने के लिए कुछ होगा नहीं। अगर मानिए कि आप एक ऐसी तहरीक चलाते हैं, हुकूमत वाकई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं हुकूमत के लिए कि वो घर चली जाए, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, तो फिर भी आप इसी निज़ाम के तहत गवर्न कैसे करेंगे इस मुल्क को? जी, मैं आपसे झूठ बोल दूंगा कि मैं बेहतर कर दूंगा, मेरे झूठ को ना माने, मेरे रिकॉर्ड को देखें। मैंने मुल्क लिया, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल मुस्तकिल तरक्की दी मुल्क को, मुल्क के मसाइल हल किए। आप भूल गई 18 घंटे की लोड शेडिंग, आप भूल गई है गैस नहीं थी इस मुल्क के अंदर, सड़कें नहीं थी, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सब खत्म हुआ 5 साल में। मुल्क तरक्की कर रहा था। 318 अरब का जीडीपी, डॉलर का जीडीपी छोड़कर गए हैं, आज 280 अरब पे हो गया। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो हर जमात अपने रिकॉर्ड पे खड़ी होती है, कहाँ मैंने मुल्क लिया, कहाँ पर छोड़ा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पैमाने पर बेहतरीन तरक्की मुल्क को देकर गए थे। आज हर पैमाने पर पाकिस्तान ज़वाल है। अपोजिशन इकट्ठी क्यों नहीं हो पा रही? क्या अपोजिशन कभी इकट्ठी नहीं होती, हम आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक मकसद के लिए इकट्ठे हैं, पार्लियामान के अंदर इकट्ठे हैं, महंगाई के खिलाफ इकट्ठे हैं, मुल्क में को निज़ाम के मुताबिक को बदलने में, आइन के मुताबिक लाने में इकट्ठे हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे कल एक दूसरे के खिलाफ, हमारी अपनी सियासत है, लेकिन जहाँ मुल्क आता है वहाँ पर हम इकट्ठे हैं, अपने रोल में, जो हमारा अपोजिशन रोल उसमें इकट्ठे हैं। क्या अभी भी पीडीएम के एजेंडा के ऊपर यह है कि हुकूमत को घर भेजना है? देखिए, हुकूमत को घर भेजने का सिर्फ मकसद हुकूमत को घर भेजने का नहीं है। अगर वो होता तो हम एक सौदा करके हुकूमत को घर भेज देते। हम सौदे की तलाश में नहीं है, हम इक़्तिदार की तलाश में नहीं है। सौदा है अवेलेबल, आपको लगता है? सौदे हमेशा अवेलेबल होते हैं, जिस मुल्क में माल बिकता हो वहाँ सौदा मिल जाता है। लेकिन यहाँ मकसद है कि सौदा करके क्या हासिल होगा, निज़ाम तो वही होगा। आज इस मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, अब आपकी तहरीक की तरफ अगर मैं दोबारा जाऊं तो लॉन्ग मार्च, धरना, क्या करेगी? इस्तीफे, सब ऑप्शन मौजूद है, ये वक्त पे इस्तेमाल करेंगे। हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है। देखा जाता है कि मैं शायद मैं ना इस्तेमाल करूं, शायद मैं समझूं कि ठीक है चलने दो, इनको तबाह होने दो, ये भी स्ट्रेटजी है। और देखे ना, अगर मैं सिर्फ सियासत की बात करता तो सियासत का सबसे आसान काम है, ठीक है मुल्क तबाह होने दो, इनको कौन वोट देगा, वो भी स्ट्रेटजी है। लेकिन आप एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पे ये कर सकते हैं? ये बड़ा गहरा सवाल है। तो हम मुकदमा लेकर अवाम के पास जाते हैं कि भाई ये हालात हैं आज मुल्क के, ये उसकी वजूहात हैं और ये उसका हल है। जो गैस की फराहमी का मामला है उस पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं, आपको लगता है हुकूमत ने ये दावा किया है पार्लियामान के अंदर कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 3 वक्त जो खाना पकाने के औकात हैं बिलखुसूस, उसमें तो वो फराहम करेंगे? यू थिंक कि पॉसिबल होगा? नहीं, बड़ी उनकी मेहरबानी है कि गैस दे रहे हैं खाना पकाने के लिए। औकात बता दें, उसके मुताबिक ज़िंदगी उसके मुताबिक ढाल लेंगे। औकात नहीं बताए उन्होंने, अपनी मर्जी से तय कर देंगे।
जो भी हमें बता तो देना कि 6 से 8 हम नाश्ता कर लिया करेंगे, 10 से 12 रोटी खा लिया करेंगे, रात को 7 से 9 तो गर्म पानी और हीटिंग के बगैर गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस पे भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि एक तो ये कि वो कुछ जो नकाइस हैं उनको तस्लीम भी करते हैं, बात भी कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि IMF को उन्होंने काफ़ी रियलाइज़ करवाया, बहुत सारी बातों पे ना भी कहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं क्या कह सकता हूँ, महंगाई कहाँ पर है, डॉलर कहाँ पर है, मुल्क के कर्जे कहाँ पर है, मुल्क का ट्रेड डेफिसिट कहाँ पर है, कौन सी बात है जो मुस्बत सतह पे गई है। IMF को आप सारा दिन गालियाँ निकाल दें, हकायक तो नहीं बदलेंगे। IMF छोड़ दें ना। अगर आप IMF की शराइत तो सारी मानते जा रहे हैं, आप हर शर्त आपने मान ली है, तो फिर क्या पीछे रह क्या गया है। जो आखिरी मामला है वो बड़ा सेंसिटिव मामला है, वो है कुलभूषण यादव साहब का मामला, और उस पर आज वज़ीर कानून ने कहा जी कि नून लीग की हुकूमत में उनको रसाई नहीं दी गई थी काउंसिल की, और ये सारा का सारा जो कॉम्प्लिकेशन है ये उस वक्त की है जो हमने, और ये कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है, किसी शख्स वाहिद के लिए ये कानून नहीं है। आप एग्री? इस पे कमीशन बना दें, हर चीज़ पे कमीशन बनता है ना आजकल, फैशन है कमीशनों का, इस बात पे कमीशन बना दें। ये जो आप सारे काम कहते हैं ये कर दें, ये कौन करेगा? मैं तो ये जो कह रहे हैं कि फलाना कर गया ना, जुल्म कर गया इस मुल्क के साथ, हमने अगर कुलभूषण को नहीं दी इजाज़त तो हमने गलती की है, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप कमीशन बनाएं, तयन करें कि ये गलती किसकी थी। कमीशन तो बनते हैं, वो भी कहते हैं लोगों को ठप ही करने की बात है एक तरह से। ठप ना करें ना, ये तो उनके तो हमारे खिलाफ है ना। वो तो ठप वो होते हैं जो हुकूमत के खिलाफ जिनके फैसले होते हैं, चीनी का हो गया, गंदम का हो गया, दवाइयों का हो गया, बिजली का हो गया, डेट का हो गया, सारे कमीशन बने, सब उनकी रिपोर्टें गायब हो गई हैं। तो अब एक कमीशन बना दे कि कुलभूषण को किसने इजाज़त नहीं दी, किसने गलत रसाई की, किसकी गलती है। जी सही। आखिरी सवाल बासी साहब, सड़कों पर एहतजाज से आपको लगता है कि हालात ऐसे आप लोग पैदा कर सकते हैं कि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले, चले घर ना जाए लेकिन परफॉर्मेंस बेहतर कर ले? क्या ऐसा कभी आपने कहीं ऐसे दुनिया में ऐसे ही होता है, हिंदुस्तान में आज हुआ है जी। किसानों ने 6 महीने गुजारे और आखिरकार हुकूमत को इतराफ़ करना पड़ा, और वो भी मोदी जैसी गवर्नमेंट को। जी, लेकिन यहाँ मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हुकूमत, ये रवैया होता है ना, एक जमहूरी रवैया जिस हुकूमत का ना हो, जो हुकूमत अपने आप को अगले कुल समझे और मुल्क की हर चीज़ को तबाह कर दे, उसको परवाह नहीं होती इन चीज़ों की। सही। अवाम क्या करे, आपकी तरफ देखे, क्या करे, अवाम को क्या कहेंगे आखिरी? अवाम अपनी वोट का हक लें, जो वोट चोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाए, फिर जाकर ये मुल्क बेहतरी की तरफ। ये हक मिलेगा तो गैस भी मिलेगी, बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, बिजली, महंगाई भी कम होगी, आवाज़ जब अवाम की होगी, जब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, जब मुल्क निज़ाम आइन के मुताबिक होगा, तो ये सब कुछ हल होगा। थैंक यू वेरी मच। हम बात कर रहे थे जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। सियासी सूरत हाल किस तरफ को जाएगी आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल PDM अपनी तहरीक जारी रखेगी, और जब तक हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर नहीं करती, ये हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।